Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो अभी तक हम लोगों ने भ्रूण कोश के बारे में भ्रूण कोश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रतिमुखी कोशिका के बारे में पढ़ा, ठीक है। और साथ साथ प्रतिमुखी कोशिका के साथ में हमने ध्रुवीय केंद्रक के बारे में पढ़ा था। ध्रुवीय केंद्रक के कुछ सहायक केंद्रक थे, उनके बारे में हम लोग पढ़े, जो कि सहायक केंद्र भी भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी, जिसमें हम लोग माध्यमिक केंद्र का निर्माण पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविधीय संरचना के बारे में। हाँ, त्रिविध संलयन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, त्रिविधि। ठीक, तो ये हमारा है त्रिविधि संलयन। इसको हम लोग समझते हैं, उससे पहले हेडिंग और है, उसको भी हम लोग समझ लें, ठीक है। लिखिए, एंडोस्पर्म का बनना, इसका लास्ट हेडिंग है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग टॉपिक वाइज को समझे। नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग समझेंगे त्रिविध संलयन के बारे में। क्या बताता है कि जब प्राग नली से आए दो नर युग्मों, हमने इसके बारे में बताया था। प्राग नली के बारे में हमने बहुत पहले इसके प्रतिबिंब को बनाया था, हमने देखा था। प्राग नली से लंबे आकार की बनी हुई थी, ठीक है। इसमें प्राग नलिकाएं भी बताई गई थी कुछ समय, अगले लेक्चर में। तो यहाँ बताया कि प्राग नली से आए दो नर युग्मों में एक नर युग्म क्या होते हैं, द्विगुणित, और द्वितीय केंद्रक के साथ क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं, होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो त्रिविध संलयन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब प्राग नली से जो दो नर आए होते हैं, ठीक है, उनमें दो नर युग्मों में एक नर युग्म, ठीक है, इस द्विगुणित द्वितीय केंद्रक में जो दो गुणित होते हैं, जैसे इसमें दो नर आए रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक यन भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, सब द्विगुणित दिया गया है, ठीक है। दो नर युग्मों, लेकिन मान के चलिए कि दोनों एक तरीके से 2n के रूप में, यानी कि दो गुणित दिया गया है, तो दोनों एक तरीके से द्विगुणित के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ क्या करते हैं, फिर ये निषेचित होते हैं। इसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है एंडोस्पर्म का बनना। इस संलयन प्रक्रिया में बताया जाता है, इस संलयन प्रक्रिया में त्रिगुणित प्रारंभिक प्राथमिक एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, न्यूक्लियस बनता है, ध्यान रखिएगा। और यही बाद में क्या होता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है, जो बढ़ते हुए नए पौधों को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है और साथ साथ पोषण भी प्रदान करता है, ठीक। जो यहाँ से आए रहते हैं द्विगुणित, एक दो नर युग्म, ठीक है, एक द्विगुणित और एक यन, एक तरीके से एक गुणित के रूप में, ये आगे चल के प्रक्रिया में त्रिगुणित यानी त्रिगुणित के रूप में बन जाते हैं, 3n के रूप में। और साथ साथ ये एंडोस्पर्म का भी क्या करते हैं, एंडोस्पर्म प्राथमिक एंडोस्पर्म बनाते हैं। और प्राथमिक एंडोस्पर्म बनाने के बाद में ये फिर क्या प्रक्रिया होती है, भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। और जब ये प्लांट धीरे धीरे तैयार होने लगते हैं, पौधे नए पौधे बनते हैं, तो ये भोजन भी प्रदान कराते हैं और साथ साथ क्या प्रदान कराते हैं, पोषण को भी प्रदान कराते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा ध्रुवीय केंद्रक के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे समझेंगे और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे भ्रूणकोश के विकास के बारे में, ठीक है। और इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, इसलिए इस तरीके से लिख देते हैं कि आप कुछ भी इसमें पूछना हो आपको जो समझ में ना, उसको बताइए, कोई समस्या हो नहीं, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब इसके बाद कुछ चीजों को हम लोग और समझेंगे। उसके बाद ही आपका भ्रूणकोश, एक तरीके से जो भ्रूणकोश था, इसमें कुछ चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी और साथ साथ हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था, कहाँ तक पढ़े थे, कल हम लोगों ने देखा था कि ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, बताया गया था इसको, ठीक। यहाँ तक अब फिर क्या बताया जाता है कि तीनों बीजांडधारी, उसके आगे लिखिए कि तीनों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी के आगे लिखिए कि तीनों बीजांडधारी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ बताया था अंड समुच्चय के बारे में, ठीक है। अंड समुच्चय क्या होता है ये बताया जा रहा है कि तीनों बीजांडधारी द्वारी कोशिकाएं, जहाँ पे आपने देखा था, समझ लीजिए, तो उसको लिख लिया अभी। बताया था कि तीनों बीजांड द्वारी कोशिकाएं, हमने आपको बताया था कोशिकाओं के बारे में, और वहां आपने देखा था अंड कोशिका के बारे में, ठीक है। अंड कोशिका में आपने देखा था कि 3 इस तरीके से इस आकृति में
ये ये और इस आकृति में तीनों क्या हुए थे, बने हुए थे। यहाँ हम लोग चित्र बनवाया था। तो होता है कि तीनों बीजांड द्वारी कोशिकाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहलाती हैं। और फिर क्या होता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं जो भ्रूण कोश की वृद्धि, ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कि ऊपर बनी हुई हैं 3 लेयर में, तो प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण कोश की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करती हैं, इस तरीके से भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं कि जल्दी से जल्दी विकास करें और क्या करें, जल्दी जल्दी भ्रूण कोश मजबूती के साथ आगे बढ़े, ठीक है। इनके लिए एक तरीके से ये भोज्य पदार्थ का क्या करती है, संचरण, एक तरीके से क्या करती है, ये निर्माण करती है, भोज्य पदार्थ को क्या करती है, उस निर्माण करती है, साथ साथ स्रावित करने का भी कार्य करती हैं। ये कार्य करती हैं आपकी प्रतिमुखी कोशिका, किसके लिए करती हैं, भ्रूण कोश के लिए। और भ्रूण कोश अभी हमने आपको बताया है, किसमें पढ़े हैं, भ्रूण कोश अभी आप एंडोस्पर्म के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, कि भ्रूण कोश किस तरीके से निर्माण होता है और किस तरीके से सहायक होता है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए और कोई समस्या बताइए, नहीं तो हम लोग भ्रूण कोश के विकास के बारे में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम लोग अब आगे समझेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा भ्रूण कोश के विकास के लिए होगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, भ्रूण कोश का विकास। तो यहाँ आप समझिए कि भ्रूण कोश के विकास के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्हें एक तरीके से पिता भी कहा जाता है बायोलॉजी का, ठीक है, और साथ साथ कई चीजों का उन्होंने अध्ययन किया, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, इनका नाम अरस्तु था। अरस्तु नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इन्होंने भ्रूण कोश के बारे में बताया कि भ्रूण को, और कहाँ से देखकर बताया, मुर्गी के अंडे से देखकर इन्होंने क्या किया, बताया, ठीक है, मुर्गी के अंडे से कि हाँ कि किस तरीके से भ्रूण कोश के विकास में, ठीक है, भ्रूण जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक। मतलब एक तरीके से उन्होंने पादप जगत में नहीं बताया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिसमें बताया उसी तरीके से आज लोग पादप जगत को भी समझने का प्रयास करते रहे, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने भ्रूण कोश के बारे में बताया अरस्तु ने। तो इसका बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में क्या किया, बताया। जैसे आपके अर्नेस्ट वान वियर थे, ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट वान वियर, इन्होंने भी भ्रूण कोश के बारे में बताया। और आपको बता दें कि आपके भी भारत देश के वैज्ञानिक पी महेश्वरी, या जिनको श्री पंचानंद महेश्वरी कहा जाता है, उन्होंने भी भ्रूण कोश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया था, ठीक है, भ्रूण कोश को व्यक्त किया भारत देश के जो थे, ठीक। तो हम लोग समझेंगे भ्रूण कोश के बारे में क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, कैसे इसका विकास होता है, इन सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ बताया जाता है भ्रूण कोश के विकास के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो वैज्ञानिक जिन्होंने पिता इनको बताया जाता है अरस्तु को, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। अब आगे फिर बताया जाता है भ्रूण कोश का विकास होता कैसे है। तो बताया जो सक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं, सक्रिय यानी कि जो एक तरीके से वो भी परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व गुरु बीजाणु जो होते हैं वो एक तरीके से उनको एन के रूप में बताया जाता है। मादा एवं कोशिका के प्रथम कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा, ये जो होती है, ठीक है, ये जो बताया जा रहा है सक्रिय गुरु बीजाणु एक तरीके से मादा एवं कोशिका की प्रथम कोशिका होती है। यानी कि प्रथम कोशिका क्या है कि यहीं से इनकी शुरुआत होती है, यहीं से क्या होती है, इनकी शुरुआत होती है। और साथ साथ फिर क्या बताया जाता है कि आवृत्ति बीजीय पौधों में त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी संलयन की, त्रिसंलयन। अभी हमने आपको बताया है 3N के बारे में। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों ने जो एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा है, तभी हम लोगों ने 3N को देखा है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया था कि एक तरीके से किसमें 3N की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बता दें कि सक्रिय गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं यानी कि जो परिपक्व गुरु बीजाणु होते हैं, वो अपने आकार को बढ़ाकर, किसको बढ़ाकर, आकार को बढ़ाकर जो बीजांड काय होते हैं उसको एक तरीके से घेर लेते हैं हर एक तरफ से।
ठीक है, हर एक तरफ से क्या कर लेते हैं, जो उनका बीजांड का है जो एक तरीके से होता है, उनको क्या कर लेते हैं, अधिकांश भाग को घेर लेते हैं। और साथ ही साथ जब ये क्या करते हैं, एक तरीके से उनको घेर लेते हैं, तब जो गुरु बीजाणु है, ठीक है, क्या है, तब जो गुरु बीजाणु है वो क्या कार्य करता है, केंद्रक में विभाजित होकर, ठीक है, जो जब ये घेर लेंगे तो कुछ व्यवस्था इनके अंदर तक जाएगी, और फिर जो गुरु बीजाणु होगा, जो मुख्य मतलब एक तरीके से मुख्य बीजाणु होगा, वो एक तरीके से अंदर जाकर के क्या करेगा, केंद्रक तक पहुंचकर ये विभाजित होना शुरू हो जाएंगे, और विभाजित होकर क्या करेंगे, दो संतत केंद्रकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो संतत कोश, जो संतत है एक तरीके से मतलब डाटर सेल जिसको कहा था, ठीक है, डाटर सेल कहते हैं, मदर सेल के रूप में, ठीक, क्या होता है, एक तरीके से निर्माण करते हैं, ठीक। और निर्माण करने के बाद में फिर क्या होता है, ये दोनों केंद्रक जो निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव में, विपरीत ध्रुव है, आपको ध्रुव केंद्र भी बताया गया था, ठीक है, तो विपरीत ध्रुव में क्या होते हैं, एक तरीके से, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग की ओर विपरीत ध्रुव में है, निभाग ऊपर है और बीजांड द्वार नीचे की तरफ है, तो विपरीत ध्रुवों पर क्या होने लगते हैं, एक तरीके से ये पर चले जाते हैं, क्या होते हैं, ये चले जाते हैं, और फिर दोनों जब एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, कौन से अलग अलग हो जाते हैं, ये जो इनके दो संतत केंद्रक थे, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होने के बाद में ये दोनों केंद्रक एक तरीके से क्या होंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे, ऊपर 4 नीचे 4 मिला के क्या हो जाएंगे, 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं, और 8 केंद्रकों के निर्माण में 4 आपके बीजांड द्वार पर और 4 आपके निभाग पे चले जाते हैं, यानी कि दो संतत केंद्रक के निर्माण से ये 8 केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और निर्माण करने के बाद में, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक का भी इसी में निर्माण हो जाता है, ठीक है, कौन से केंद्रक का, द्वितीयक केंद्रक। ये शुरू में एक तरीके से आप देख सकते हैं प्राथमिक कोशिका थी, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करने लगते हैं, और उसी के बाद में क्या होता है, उसी के बाद में बीजांड द्वार के केंद्र पर, केंद्र जो बीजांड द्वार होता है, ठीक है, उसके केंद्र के मध्य भाग में, मध्य यानी कि उसके बीच वाले भाग में क्या होने लगता है, बीच वाले भाग में भित्ति का यानी कि मध्य भित्ति का निर्माण होता है, ठीक, मध्य भित्ति का निर्माण होता है। और निर्माण होता है जैसे तैसे, उसी को अभी हम लोगों ने से अंड समुच्चय पढ़ा था, वहीं पर आपका अंड उपकरण का निर्धारण हो जाता है, और अंड उपकरण की व्यवस्था क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, यानी अंड उपकरण वहां पे क्या हो जाता है, निर्माण शुरू हो जाता है वहां पर, ठीक। और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, और 3 कोशिकाओं में ये निर्माण होकर के उनको अंडक कोशिका के रूप में बताया जाता है, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, और फिर ये निभाग से होते हुए, किधर से, निभाग से होते हुए ध्रुव के तीनों मुखी केंद्र तक क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद फिर ये कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आपके भ्रूण कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने यहाँ पे बताई। उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया बताई जा रही है कि इसके बाद आपके अंडक बनते हैं, ठीक है, अंडक का निर्माण होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, अंडक के निर्माण होने के बाद में अंडक कोशिका का निर्माण होता है, और ये निभाग से ध्रुव के सभी तरफ फैल जाते हैं, और धीरे धीरे प्रतिमुखी कोशिका तक पहुंचकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको भ्रूण कोश के विकास के रूप में बताया जाता है, ठीक। अब इससे कुछ चित्र दिए गए हैं, कौन कौन से कैसे नष्ट होते हैं, कैसे क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.